अगर आप राजस्थान एपीओ 2026 की तैयारी कर रहे हो तो बीएनएस को लेकर एक गलती आप मत करना। एपीओ सिलेबस आधारित बीएनएस आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में किस सेक्शन से सवाल पूछा जा सकता है, कौन सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कौन सा इलिस्ट्रेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका ये रिवीजन अधूरा होगा। अब इसलिए आज की इस क्लास में मैं आपको भारतीय न्याय संहिता फुल स्टॉप के वे वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर कराने आया हूं, जो आपके राजस्थान एपीओ प्री एग्जाम में आपके बहुत काम आ सकते हैं, यानी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो क्लास को बीच में छोड़ना मत। और क्योंकि आखिर में यानी जो सबसे लास्ट में मैं आपको बीएनएस के कुछ ऐसे सवाल और सेक्शन बताने वाला हूं जिसमें अच्छे से अच्छे एस्पायरेंट भी गलती कर बैठते हैं। तो ये गलती आप मत करना अगर आप सेशन को अटेंड कर रहे हो तो। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, चैप्टर 1 के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 1 के क्लोज 1 में यह बता रखा है। क्या संहिता भारत के बाहर किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराधों पर लागू होती है? तो हाँ, यह भारत के बाहर और परे किसी भी स्थान में भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध पर लागू होती है, धारा 1(5) के अनुसार। क्या संहिता भारत के बाहर से उत्पन्न होने वाले साइबर अपराधों पर लागू होती है? हाँ, भारत में अवस्थित किसी भी कंप्यूटर साधन का लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी यह लागू होती है, धारा 1(5)(c) के तहत। बालक को कैसे परिभाषित किया गया है? बालक को धारा 2 के क्लोज 3 के अनुसार बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित है। जेंडर पुल्लिंगवाचक शब्द व का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया गया है, चाहे वह पुरुष हो या महिला अभिलिंगी हो, धारा 2 के क्लोज 10 में यह बता रखा है। क्या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेखों को कानूनी रूप से दस्तावेज माना जाता है? तो हाँ, दस्तावेज की परिभाषा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी आते हैं, धारा 2 के क्लोज 8 में बताया गया है। बीएनएस के तहत जीव जंतु को कानूनी रूप से कैसे परिभाषित किया गया है? तो मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है, तो 2 के क्लोज 2 में यह बता रखा है। किसी भी बात के सद्भाव पूर्वक किया गया कब कहा जाएगा? तो धारा 2 के क्लोज 11 में सद्भाव पूर्वक सतर्कता और ज्ञान के बिना नहीं की गई हो। क्षति इंजरी आपके 2 के क्लोज 14 में किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कार्य तो कोई भी अपानी। क्या महिला और पुरुष शब्द केवल वयस्क व्यक्तियों के आयु के व्यक्तियों को दर्शाते हैं? नहीं, ये किसी भी आयु की मानव नारी या मानव नर ज्योतिक है, 2 के क्लोज 35 में यह बता रखा है। तो 2 के क्लोज 35, 2 के क्लोज 29 में ये दोनों बता रखे हैं। इस अधिनियम के बेईमानी से शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है? 2 के क्लोज 7 के इस आशय से कोई भी कार्य करना कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे तो अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे, 2 के क्लोज 7 में बेईमानी। कौन सी धारा यह निर्दिष्ट करती है कि संहिता में इस सभी परिभाषाओं और प्रावधानों को साधारण अपराध के तहत समझा जाएगा, धारा 3। अब आता है आपके धारा 2 के क्लोज 1 के तहत कार्य शब्द को कैसे परिभाषित किया गया। कार्य शब्द एक एकल कार्य और कार्य की श्रृंखला दोनों का द्योतक माना गया, 2 के क्लोज 1 में। 2 के क्लोज 2 के तहत जीव जंतु एनिमल की कानूनी परिभाषा क्या है? जीव जंतु शब्द से मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है, 2 के क्लोज 2 में। नई संहिता के तहत बालक को कैसे परिभाषित किया गया है? तो बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, 2 के क्लोज 3 में बालक को बता रखा है। 2 के क्लोज 4 में कूदकर एंड काउंटरफिट किससे माना गया है? तो एक चीज को दूसरी चीज का सदृश इस आशय से करना कि उससे सदृशता प्रश्न की जाए, यह संभाव्य जानते हुए करना, 2 के क्लोज 4 में। न्यायालय के 2 के क्लोज 5 में कोर्ट को परिभाषित किया गया, तो वह न्यायाधीश जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या न्यायाधीश निकाय जैसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए शक्ति करने की शक्ति हो। फिर आता है आपके 2 के क्लोज 6 के तहत मृत्यु डेथ की परिभाषा क्या है? तो 2 के क्लोज 6 में आपने मृत्यु के बारे में बता रखा है कि किसी भी मानव की मृत्यु जब तक इसके प्रतिकूल प्रतीत न हुआ हो। फिर 2 के क्लोज 7 में बेईमानी को बता रखा है, जब कोई भी कार्य इस आशय से किया जाता है कि एक व्यक्ति को
सदोष अभिलाभ कारित करे और दूसरे को अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे। 2 के क्लोज 7 में ये बता रखा है बेईमानी। 2 के क्लोज 8 में आपके दस्तावेज के बारे में बता रखा है कि किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त कोई भी विषय जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी स्पष्ट रूप से आते हैं। 2 के क्लोज 8। कपट पूर्वक फ्रॉडुलेंट 2 के क्लोज 9 में बता रखा है किसी भी कार्य को कपट करने के आशय से करना या अन्यथा नहीं। 2 के क्लोज 9 के अंतर्गत आता है। धारा 2 के क्लोज 10 के अनुसार सर्वनाम ही और उसके रूपों के अंतर्गत कौन आते हैं? कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो, ट्रांसजेंडर हो, 2 के क्लोज 10 के अंतर्गत आते हैं। धारा 2 के क्लोज 11 के तहत किसी भी बात को सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में किया गया कब माना जाएगा? जब वो कार्य सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ में किया गया हो या माना गया। 2 के क्लोज 11 के तहत सम्यक सफलता की गुड फेथ के बारे में बता रखा है। 2 के क्लोज 12 में सरकार गवर्नमेंट से क्या अभिप्राय है? तो केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार 2 के क्लोज में गवर्नमेंट सरकार होगी। 2 के क्लोज 12 में कहता है संसद 2 के क्लोज 13 में कि संसद किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन के साधन उपलब्ध करवाना 2 के क्लोज 13 के तहत संसद हार्बर को बताया गया है। फिर आता है 2 के क्लोज 14 के तहत सती इंजरी को कैसे परिभाषित किया गया है? तो किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित कोई भी अपहानि आपके 2 के क्लोज 14 के तहत क्षति को बताया गया है। 2 के क्लोज 15 के तहत अवैध, इलीगल और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, लीगली बाउंड टू डू का क्या अर्थ बताया गया है? कि अवैध शब्द हर उस बात पर लागू होगा जो अपराध हो और विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो या दो जो दीवानी कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। सेक्शन 2 के क्लोज 15 में। फिर आता है 2 के क्लोज 16 के तहत न्यायाधीश कौन होता है? वह व्यक्ति जो आधिकारिक रूप से इस पद पर नामित हो या जो किसी भी विधिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त हो। 2 के क्लोज 16 में। 2 के क्लोज 17 के तहत जीवन लाइफ शब्द का क्या दर्शाता है? तो मानव का जीवन जब तक की संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो। 2 के क्लोज 17 में बताया गया है। लोकल लॉ अंडर सेक्शन 2 के क्लोज 18। धारा 2 के क्लोज 18 के तहत स्थानीय विधि लोकल लॉ क्या है? वह विधि जो भारत के किसी भी विशिष्ट भाग पर ही लागू होती है। 2 के क्लोज 18। धारा 2 के क्लोज 19 के तहत पुरुष शब्द किसे दर्शाता है? ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी आयु का मानव नर। 2 के क्लोज 19 के अंतर्गत बताया गया है। 2 के क्लोज 20 के अनुसार मंथ और वर्ष की गणना कैसे की जाएगी? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2 के क्लोज 20 के अनुसार की जाएगी। 2 के क्लोज 21 में जंगम संपत्ति की क्या परिभाषा बताई गई है? भूमि और ऐसी चीजें जो भूबद्ध या भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो। तो 2 के क्लोज 21 में क्या होगा? आपके जंगम प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है। फिर धारा 2 के क्लोज 22 में है संहिता वचन नंबर को बता रखा है। एक वचन सूचक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन सूचक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। 2 के क्लोज 22 के तहत। फिर आता है 2 के क्लोज 23 में शब्द के अंतर्गत क्या आता है? तो शपथ के स्थान पर विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा लोकसभा के समक्ष की जाने वाली कोई भी घोषणा वो आती है। 2 के क्लोज 23 में ओथ आती है। फिर आपके आता है 2 के क्लोज 24 में अपराध, कोई भी ऐसी बात जो इस संहिता द्वारा या विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष और स्थानीय विधि के दंड बनाए गए। तो 2 के क्लोज 24 में बता रखा है आपके ऑफेंस के बारे में। आईपीसी में 40 था। 2 के क्लोज 25 में लोक शब्द क्या दर्शाता है? तो लोकों की एक श्रृंखला और एक एकल लोक दोनों ही बताया गया 2 के क्लोज 25 में। धारा 2 के क्लोज 26 के तहत व्यक्ति पर्सन की परिभाषा में कौन शामिल होता है? कोई भी कंपनी या संगम व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो। 2 के क्लोज 26 में बता रखा है। क्या लोक पब्लिक की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय। 2 के क्लोज 27 में आता है। BNS 2023 के तहत लोक सेवक की परिभाषा क्या कहा? 2 के क्लोज 28 में आती है लोक सेवक। 2 के क्लोज 29 के तहत किसी भी व्यक्ति के पास विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव कब होता है? तो उसके पास उस बात की विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो या नहीं हो। 2 के क्लोज 29 में रीजन टू बिलीव बता रखा है। 2 के क्लोज 30 के तहत विशेष विधि स्पेशल लॉ के बारे में मतलब वह विधि जो किसी भी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। 2 के क्लोज 30 में बता रखा है। 2 के क्लोज 31 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बता रखा है। वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई भी विधिक अधिकार सर्जित या विस्तृत, अंतित या निर्बंधित, निर्वापित या छोड़ा जाए। 2 के क्लोज 31 के तहत होगा। 2 के क्लोज 32 के तहत जलयान वेसल की कानूनी परिभाषा क्या होती है?
कोई भी चीज जो मनुष्यों या संपत्ति के जल मार्ग द्वारा वहन की गई बनाई गई हो तो वो आपके 2 के क्लॉज 32 में आती है। 2 के क्लॉज 33 के अनुसार तहत किसी भी व्यक्ति को कोई प्रभाव स्वेच्छा वॉलंटरी से कारित किया गया कब कहा जा सकता है? जब वह उन साधनों के द्वारा कारित किया जाए जिसके द्वारा उसका कारित करना उसका आशय था और जिसके नियोजन के समय वह जानता था कि उससे वह कारित होना संभव है। तो 2 के क्लॉज 33 के तहत वॉलंटरी स्वेच्छा परिभाषित की गई है। फिर आता है 2 के क्लॉज 34 जिसमें विल के बारे में। तो विल शब्द से कोई भी वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है तो विल आती है। 2 के क्लॉज 34 में विल आती है। 2 के क्लॉज 35 में महिला वुमेन शब्द में किसी भी आयु की मानव नारी को 2 के क्लॉज 35 में बता रखा है। फिर आपकी सदोष अभिलाभ क्या है? 2 के क्लॉज 36 में विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो तो वह विधि सदोष अभिलाभ कहलाएगा। 2 के क्लॉज 36 में ये बता रखी है आपके। फिर आपके आता है 2 के क्लॉज 37 सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस के बारे में। तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार होने वाला व्यक्ति हो तो 2 के क्लॉज 37 के अंतर्गत बता रखा है। 2 के क्लॉज 38 के तहत सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना क्या है? संपत्ति को सदोष रखना और अर्जित करना, संपत्ति से सदोष अलग रखा जाना या वंचित किया जाना 2 के क्लॉज 38 के अंतर्गत बता रखा है। धारा 2 के क्लॉज 39 के तहत बीएनएस में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और पदों की व्याख्या कैसे की गई है? उनका वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रदान किया गया है। 2 के क्लॉज 39 में। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद के बारे में 14 से लेकर 44 तक। ठीक है। विधि द्वारा सेक्शन 14 ये कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। यानी आपके जो बीएनएस है तहत वह कार्य अपराध है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उससे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को आबद्ध होने का विश्वास करता हो तो यहाँ पे नहीं, तो यह कोई भी अपराध नहीं है सेक्शन 14 के तहत। जो विधि के द्वारा आबद्ध है फिर आता है क्या धारा 14 के तहत तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव विधि की भूल पर भी लागू होता है? नहीं, यह केवल सद्भावपूर्वक की गई तथ्य की भूल पर लागू होता है, विधि की भूल पर लागू नहीं होता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। बीएनएस 2023 की धारा 15 के तहत किसी भी न्यायाधीश को क्या संरक्षण प्राप्त होता है? कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया हो तो वो सेक्शन 15 के तहत होगा। फिर आता है आपके सेक्शन 16 न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो सेक्शन 16 के अंतर्गत आता है कि यदि कोई भी अधिकारी ऐसे न्यायालय द्वारा जारी वारंट को निष्पादित करता है जिसके पास अधिकारिता ही नहीं है तो क्या वह आपराधिक दायित्व से सुरक्षित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि कोर्ट की अधिकारिता होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ऐसा किया गया हो तो वह धारा 16 के तहत क्या माना जाएगा? न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य माना जाएगा। फिर आता है सेक्शन नंबर 17 कि विधि द्वारा न्यायानुमत और तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सेक्शन नंबर 17 में आता है। ठीक है। यदि ए देखता है कि बी ऐसा कृत्य कर रहा है जो हत्या प्रतीत होती है, भाई ए तो देख रहा है और बी एक्ट कर रहा है। ए देख रहा है, बी एक्ट कर रहा है और जो कुछ हो रहा है वो हत्या प्रतीत हो रही है तो वह बी को पकड़कर पुलिस को सौंप देता है। तो वह यानी वो ए क्या करता है? बी को पकड़कर पुलिस को सौंप देता है। बाद में पता चलता है कि बी आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था तो क्या ए को संरक्षण प्राप्त होगा? हाँ, बिल्कुल धारा 17 के तहत, क्योंकि ए ने सद्भावपूर्वक तथ्य की भूल के अधीन स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत मानते हुए ये कार्य उसने किया था तो इस वजह से ए को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा सेक्शन 17 के तहत। ठीक है। क्या आता है सेक्शन नंबर 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 18 के तहत दुर्घटना यानी इंसिडेंट का बचाव लेने के लिए 3 आवश्यक शर्तें क्या होगी? क्या विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण होना चाहिए या विधिपूर्ण प्रकार से या और साधनों के द्वारा किया गया हो तो उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई हो जरूरी है। तो यह माना जाएगा कि वो इंसिडेंट का बचाव लेने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले कार्य आपका विधिपूर्ण होना चाहिए, फिर
आपका विधिपूर्ण प्रकार से होना चाहिए और साधन के द्वारा होना चाहिए, प्रकार से और साधनों के द्वारा होना चाहिए और उचित सतर्कता और सावधानी बरती हुई तब आपका वो कार्य सेक्शन 18 के तहत विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना के अंतर्गत सेक्शन 18 के तहत माना जाएगा। फिर आपके आता है इसमें कार्य जिसे अपानिक कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना अन्य अपानी के निवारण के लिए किया गया हो, तो सेक्शन 19 में यह बात बताई गई है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत पर बताया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहां पर है? सेक्शन 19 में है। ठीक है। क्या धारा 19 के तहत एक जलयान का कप्तान कई यात्रियों वाले बड़े जहाज को बचाने के लिए एक छोटी नाव को टक्कर मार दे सकता है? हाँ, यदि ऐसा मानव जीवन के प्रति बड़े आशंका से बचने के लिए बिना किसी भी आपराधिक आशय से सद्भावपूर्वक किया गया होना चाहिए। फिर 7 वर्ष का होगा तो धारा 20 के तहत पूर्ण उन्मुक्ति इन कैपेक्स के लिए बालक की आयु सीमा क्या होगी? तो चाइल्ड अंडर 7 ईयर, 7 वर्ष से कम आयु के बालक के बारे में बता रखा है ओनली इन कैपेक्स। फिर आता है आपके 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य क्या होगा? तो धारा 21 के तहत 7 से 12 वर्ष के बीच के बालक का आपराधिक दायित्व किस कारक पर निर्भर होता है? तो ऑन द मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर कंडक्ट, उसके आचरण की प्रकृति और परिणाम को समझने की उसकी बुद्धि की परिपक्वता पर आधारित होता है। सेक्शन 22 में विकसित व्यक्ति का कार्य क्या होगा? तो धारा 22 के तहत बचाव का दावा करने के लिए विकसित अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किस समय मौजूद होना चाहिए? तो कृत्य करते समय ठीक उसी क्षण होना चाहिए। क्या धारा 22 के तहत उस व्यक्ति को बचाती जो केवल चिकित्सीय पागलपन मेडिकल इंसेनिटी से पीड़ित है लेकिन कृत्य की प्रकृति को समझता है? तो नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं, कानूनी पागलपन या लीगल इंसेनिटी होना चाहिए जहाँ व्यक्ति का कृत्य प्रकृति और उससे गलत होने की जाने में असमर्थ हो। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ होता है, तो सेक्शन 23 लागू हो जाएगा। धारा 23 के तहत मत्ता इंटॉक्सिकेशन के बचाव का दावा करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? नशीली वस्तु उस व्यक्ति को जो उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में या किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शराब पीता है और ऐसा अपराध करता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है, तो धारा 24 के तहत उसके ज्ञान का क्या अनुमान लगाया जाएगा? तो यह माना जाएगा कि वह उसे वही ज्ञान था जो उससे तब होता जब वह मत्ता में न होता। फिर आता है सेक्शन 25 को सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय न हो, न कि उनकी संभाव्यता का ज्ञान हो। क्या क्वेश्चन देखिए विनता कि क्या खेल के दौरान सम्मति से दुर्घटनावश लगी चोट के मामले में धारा 25 फुटबॉल जैसे वैध खेल के खिलाड़ी को बचाती है? बिल्कुल बचाएगी। हाँ, बशर्ते मृत्यु और घोर उपत्ति कारित करने का कोई भी आशय या ज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 26 किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। तो क्या एक सर्जन द्वारा धारा 26 के संरक्षण में सहमति देने वाला वयस्क मरीज पर दर्दनाक लेकिन आवश्यक ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यदि रोगी के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया जाए तो भले ही इसमें नुकसान का कुछ जोखिम हो सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 27 संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से बालक या विकलचित वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य 27 में आता है। धारा 27 के तहत क्या वह अपराध किसी भी बच्चे या विकसित व्यक्ति की जानबूझकर मृत्यु कारित करने पर भी लागू होता है? बिल्कुल नहीं। धारा 27 का क्लॉज ए के तहत स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अपवाद का विस्तार जानबूझकर मृत्यु कारित करने पर नहीं होगा। धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय और भ्रम के अधीन दी गई थी, तो धारा 28 के अनुसार किस आयु से कम के बच्चे द्वारा दी गई सम्मति वैध नहीं मानी जाती? 12 वर्ष से कम आयु। धारा 28 के तहत किन अन्य परिस्थितियों में सम्मति को अमान्य माना जाता है? सत्य के भय और तथ्य के भ्रम और विकृत या मत्ता के प्रभाव में दी गई सम्मति मानी जाएगी। धारा 28 के तहत ठीक है, अमान्य मानी जाएगी।
फिर आता है आपके सेक्शन 29, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपानी के बिना भी स्वतः अपराध होती है। देखिए धारा क्या घर पर जैसे कृत्रिम जो स्वयं में स्वतंत्र अपराध है, पीड़ित की सम्मति अपराधी को बचा सकती है? बिल्कुल नहीं बचाएगी। सेक्शन 29 एक्सक्लूड करता है। नहीं, धारा 29 उन कार्यों को अपवर्जित करती जो सम्मति या फायदे के बिना भी स्वतंत्र रूप से अपराध हो। तो फिर आता है सम्मति के बिना किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य क्या माना जाएगा? तो क्या कोई भी सर्जन धारा 30 के तहत बेहोश मरीज की सम्मति के बिना उसका आपातकालीन ऑपरेशन कर सकता है? हाँ, यदि उस व्यक्ति के लिए सम्मति प्रकट करना असंभव हो तो वह सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए किया गया कार्य होगा। फिर सद्भावपूर्वक दी गई सूचना, यदि कोई भी डॉक्टर सद्भावपूर्वक किसी भी हृदय रोगी को बताता है कि वह नहीं बचेगा और सदमे से रोगी की मृत्यु हो जाती है तो क्या डॉक्टर उत्तरदायी होगा? नहीं। धारा 21 के तहत उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक दी गई सूचना अपराध नहीं मानी जाएगी। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई भी व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, तो धारा 32 के तहत धमकियों और विवशता के बचाव से किन दो प्रमुख अपराधों को कड़ाई से बाहर रखा गया है? हत्या और राज्य से विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय अपराध को। फिर आता है आपके तुच्छ अपानी कारित करने वाले कार्य क्या होगा? तो बीएनएस की धारा 33 के तहत कौन सा प्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत मैगजीन बता रखी है? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी लॉ डज नॉट केयर फॉर ट्रिफलेस, कानून कुछ बातों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, 33 के तहत। फिर आता है आपके 34 प्राइवेट पत्रिका में दी गई बातें। बीएनएस की धारा 34 में स्थापित मौलिक नियम क्या है? कोई भी बात अपराध नहीं जो प्राइवेट पत्रिका के अधिकार के प्रयोग में की जाए। फिर आता है आपके 35 में शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होगा? धारा 35 के तहत प्रतिरक्षा में कौन से दो अलग अलग वर्ग उपलब्ध बताए गए हैं? तो पहला बताया गया है स्वयं किसी अन्य के शरीर की रक्षा का अधिकार, दूसरा स्वयं और किसी अन्य की संपत्ति जंगम की रक्षा का अधिकार बताया गया है। शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 35 में बता रखा है कि धारा 35 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा में कौन से दो अलग वर्ग उपलब्ध हैं? तो पहला हो गया आपके किसी भी स्वयं या किसी अन्य शरीर की रक्षा का अधिकार, दूसरा स्वयं या किसी अन्य संपत्ति के जंगम स्तर संपत्ति का रक्षा का अधिकार। फिर आपके आता है 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत हो यदि, तो क्या आपको 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या किसी भी पागल व्यक्ति द्वारा किए गए हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है? तो हाँ बिल्कुल, धारा 36 के तहत आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार प्राप्त होगा जो मानव से सामान्य अपराध हुआ हो। फिर आता है कि 37 धारा की कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था, वह कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं है, तो 37 बता रखा है। क्या पब्लिक सर्वेंट अपने पद के रंग में सद्भावपूर्वक किए गए विधिपूर्ण कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है? नहीं, बशर्ते उससे मृत्यु या घोर उपत्ति की युक्तित आशंका न होने पर। धारा 37 क्लोज 1। धारा 37 क्लोज 2 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितनी सीमा तक नुकसान पहुंचाने की अनुमति होती है? तो किसी भी स्थिति में रक्षा के प्रयोजन के लिए जितना नुकसान आवश्यक हो या उससे अधिक नुकसान कारित करने की अनुमति नहीं है। धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? बीएनएस की धारा 38 के तहत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने की छूट कितनी विशिष्ट परिस्थितियों में दी गई है? 7 विशिष्ट परिस्थितियों में खंड क से लेकर 6 में दी गई है, ए से लेकर जी में बता रखी है। तेजाब हमले के संबंध में बीएनएस 2023 के धारा 38 जी के तहत कौन सा नया विशिष्ट खंड जोड़ा गया था? तो तेजाब फेंकने और देने का कृत्य ऐसा करने का प्रयास जिससे घोर उपत्ति कारित होने का युक्तित आशंका हो। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई भी अपानी कारित करने तक का होता है? ए से जी में क्या बता दीजिए सर? ये लीजिए, बता दिए बेटा। देखिए सबसे पहला आपके आता है ऐसा हमला जिसमें युक्तित रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा।
बी आता है ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपत्ति होगा। सी बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई भी हमला। डी प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से आशय से किया गया कोई भी हमला। ई व्यापरण अपहरण करने के आशय से किया गया कोई भी हमला। एफ इस आशय से किया गया कोई भी हमला कि किसी भी व्यक्ति का ऐसा परिस्थितियों में सदोष प्रतिरोध किया जाए जिनसे उससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। फिर जी अम्ल फेंकने और देने का अम्ल फेंकने देने का प्रयास युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित से ऐसी कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा अघोर उपत्ति कारित होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके बता रखा है ए से लेकर जी तक। कब ऐसे अधिकार का विस्तार पेन कहाँ चला गया इसका कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से बिन कोई भी अपानी कार्य करने तक होता है? तो यदि हमला धारा 38 में वर्णित श्रेणियों में से न हो तो धारा 39 के तहत शरीर की रक्षा के अधिकार की सीमा क्या होगी? यह अधिकार मृत्यु कारित करने का नहीं होता है बल्कि मृत्यु से बिन कोई भी अन्य अपानी कारित करने तक ही सीमित रहता है। फिर सेक्शन 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और कब बना रहेगा? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है? यह जैसे ही शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है शुरू हो जाता है और जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है तब तक जारी रहता है। धारा 41 के तहत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो धारा 41 के तहत संपत्ति के विरुद्ध होने वाले कितने अपराधों में रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है? तो 4 अपराध है, लूट, रात्रिगृह भेदन, भवन जलयान पर, अग्नि विस्फोटक द्वारा दृष्टि, चोरी, दृष्टि, गृह अतिचार जिससे मृत्यु घोर उपत्ति की आशंका होती है। इसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से बिन कोई भी अपानी कारित करने का कब होता है? तो यदि संपत्ति पर किया गया अपराध केवल सामान्य चोरी या दृष्टि हो तो क्या स्वामी धारा 42 के तहत चोर की मृत्यु कारित कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका विस्तार केवल मृत्यु से बिन कोई भी अन्य अपानी कारित करने तक ही होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और कब बना रहेगा? तो धारा 43 खंड सी के तहत चोरी के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है? जब तक अपराधी संपत्ति सहित फरार न हो गया हो और लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त न कर ली हो तो संपत्ति बरामद न हो गई हो। सेक्शन 43 डी के तहत गृह भेदन के विरुद्ध अधिकार कब तक बना रहता है? जब तक ऐसा गृह अतिचार जो गृह भेदन द्वारा शुरू हुआ था जारी रहता है। 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपानी होने की जोखिम के बारे में है। यदि एक पर भीड़ द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है और उसे खुद को बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है तो उसकी गोली दुर्घटनावश किसी निर्दोष बच्चे पर लग जाती है तो क्या ए धारा 44 के तहत उत्तरदायी होगा? बिल्कुल नहीं। ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के जोखिम उठाने तक विस्तृत था। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 5 ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय के बारे में, सेक्शन 63 से लेकर 99 तक। सबसे पहले आता है आपके सेक्सुअल ऑफेंस लैंगिक अपराध 63 से लेकर 73 तक। बीएनएस के तहत कौन सी धारा बलात्संग रेप के अपराध को परिभाषित करती है? तो रेप के बारे में 63 होता है। ठीक है, धारा 63 के तहत बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए सम्मति या असम्मति की कितनी विशिष्ट परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है? 7 परिस्थितियों को बताया गया, खंड 1 से लेकर 7 तक 63 में। धारा 63 के अपवाद के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए मैथुन तो बलात्संग की श्रेणी से बाहर रखने के लिए पत्नी की न्यूनतम आयु क्या होगी? 18 वर्ष से कम आयु की नहीं होनी चाहिए। ये 63 के एक्सेप्शन नंबर 2 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 63 के स्पष्टीकरण 2 के तहत कंसेंट को कैसे परिभाषित किया गया है? एक सुस्पष्ट स्वैच्छिक सहमति जब महिला द्वारा शब्दों, संकेतों, मौखिक और गैर मौखिक संचार के किसी भी माध्यम से भागीदारी की इच्छा व्यक्त करती हो तो वो ये माना जाएगा कि उसने कंसेंट दी है। सेक्शन 63 के एक्सप्लेनेशन 2 में कंसेंट के बारे में बता रखा है। फिर आता है आपके
64A के तहत साधारण बलात्संग के लिए न्यूनतम अधिकतम दंड क्या बताया गया है? तो कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 64 के क्लोज 2 के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक या जेल या अस्पताल के प्रबंध के व्यक्ति के द्वारा बलात्संग किया जाता है तो न्यूनतम सजा क्या होगी? तो 64 के क्लोज 2 के अधीन कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जिसे आजीवन कारावास जिसका अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन काल से होगा तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी लगाया जाएगा 64 के क्लोज 2 के तहत अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, लोक सेवक है, जल अस्पताल प्रबंधन के बलात्संग करता है तो। फिर आता है 65 के क्लोज 1 के तहत तो 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्संग किया है तो क्या दंड दिया जाएगा? कठिन कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा जिससे आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 65 के क्लोज 2 के तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्संग करने के लिए अधिकतम सजा क्या होगी? आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन काल के मृत्युदंड से होगा 65 क्लोज 2 के तहत। पीड़ित को सतत और विकसित दशा में पहुंचाने वाले बलात्संग के लिए किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो 66 में। पीड़िता को सतत विकसित दशा में तो सेक्शन 66। धारा 67 के तहत पृथक्करण के दौरान पत्नी की सहमति के बिना यानी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ मैथुन करने वाले पति से क्या सजा मिलेगी? किसी भी प्रांत का कारावास जो कम से कम 2 वर्ष से का नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना होगा। अगर पत्नी की कंसेंट नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की और तो वहां पर पृथक्करण सेपरेशन के दौरान तो वहां पे आपको 2 वर्ष अगर वो सेपरेशन में रह रहा है, ठीक है, और पत्नी की कंसेंट नहीं है और वो फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब आपको सजा मिल सकती है कि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन 7 वर्ष तक उसे बढ़ाया जा सकता है और फाइन में लगाया जा सकता है किस सेक्शन में? 67 के तहत। धारा 68 के तहत ये क्या अपराध बनता है जब प्राधिकार में मौजूद व्यक्ति महिला को मैथुन के लिए फुसलाने हेतु अपने पद का दुरुपयोग करता है, ठीक है। तो प्राधिकार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मैथुन से धारा 5 से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा 68 के तहत। कौन सी नई नई जोड़ी गई धारा स्पष्ट रूप से प्रवंचनापूर्ण साधनों या विवाह के झूठे वादे पर मैथुन को दंडित करती है? धारा 69। भाई आपने शादी करने का झूठा मतलब दिलासा दे दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा और उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तब वो आपके 69 के तहत आपको पनिशेबल ऑफेंस होगा प्रवंचना अपने आपने मीन्स किया हो, ठीक है। उसके बाद में धारा 69 के तहत प्रवंचना और साधनों द्वारा मैथुन के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? किसी भी बाधी का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 69 के तहत बताया गया है। फिर आता है सेक्शन 70 क्लोज 1 सामूहिक बलात्संग के बारे में क्या सजा होगी? कठिन कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा जो जिसमें आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना होगा। अगर आप गैंग रेप करते हो तो 70 क्लोज 1 आपके सेक्शन लागू हो जाएगा। फिर धारा 70 के जो क्लोज 2 के तहत अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ आप गैंगरेप करते हो तो वहां पर आपको आजीवन कारावास और शेष जीवन प्राकृतिक जीवन काल मृत्यु से दंडित जुर्माना से लगेगा 70 के क्लोज 2 से, ठीक है। 18 वर्ष से कम उम्र कर दो 70 के क्लोज 2 जहां पर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट, मृत्युदंड और जुर्माना का फाइन लग सकता है। फिर बलात्संग या सामूहिक जो गैंगरेप है उसकी पुनरावृत्ति कर्ता के अपराध युक्त से वर्धित दंड का प्रावधान कौन सी धारा में बताया गया? तो 71 में बता रखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड से दंडनीय होगा 71 में, ठीक है। अगर आप जो बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार है, उसकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन करते हो तो वहां पर आपको 71 के तहत आपको दंडित किया जाएगा जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी से हो सकता है। फिर आपके आता है 72 के तहत कतिपय लैंगिक अपराधों जैसे कि बलात्संग की पीड़िता का पहचान उजागर करने के लिए क्या हो गया? किसी भी प्रांतिक कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से होगा 72 के क्लोज 1 में। अगर आप जो बलात्संग से या उसकी लैंगिक अपराधों से संबंधित पीड़िता का अगर पहचान उजागर कर देते हो तो 72 आपका पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है, जहां पर 2 वर्ष तक की आपको सजा मिल सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। कोर्ट की परमिशन के बिना बलात्संग के मुकदमों की अदालती कार्रवाई से संबंधित किसी भी मामले को छापने और प्रकाशित करने की कौन सी धारा आती है? तो आपके 73 कहती है कि भाई अगर कोर्ट की परमिशन नहीं है तो आप ऐसा मुकदमा या जो भी कार्रवाई है आपको पेपर में नहीं छाप सकते या प्रकाशित नहीं कर सकते। 73 के तहत आप पनिशेबल होंगे तो 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके आता है कि महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय के बारे में।
महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग को कौन सी धारा में दंडित करती है? तो 74 में करती है। धारा 74 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के आशय से लिया गया क्या सजा होगी? किसी भी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी होगा 74 के तहत। कौन सी धारा लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट के अपराध को परिभाषित करती है और दंडित करती है? 75। धारा 75 के क्लोज 3 के तहत लैंगिक रूप से अवांछनीय टिप्पणी है सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क वाले करने वाले पुरुष की क्या सजा होगी? तो किसी भी बात कार्य जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से लगाया जाएगा 75 के क्लोज 3 के तहत। धारा 76 के तहत किसी भी महिला को विवस्त्र करने और नग्न करने होने पर मजबूर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के लिए प्रयोग के लिए क्या सजा होगी? तो किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक कम नहीं होगा, लेकिन उससे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा 76 के तहत। कौन सी धारा दृश्यकारिता को परिभाषित करती है? 77। वोयरिज्म के बारे में क्या है? 77। धारा 77 के तहत दृश्यकारिता के मामले में दूसरी या उसके बाद की सजा की ये क्या दंड निर्धारित किया गया है कि किसी भी भांति कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने से भी दंडित किया जाता है 77 के तहत। कौन सी धारा पीछा करना स्टॉकिंग के अपराध को परिभाषित और दंडित करती है? तो 78 आपके ये परिभाषित करती है। धारा 78 के तहत पहली बार पीछा करने के लिए दोषित पर क्या सजा होगी? किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना होगा 78 के क्लोज 2 के तहत। महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द कहने और ध्वनि निकालने, अंग विक्षेप करने और वस्तु प्रदर्शित करने की कौन सी धारा दंडित की गई है? धारा 79। धारा 79 के तहत महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए क्या सजा होगी? किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा 79 के तहत। फिर आता है विवाह से संबंधित अपराध आपके, जो कि ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज 80 से लेकर 87 तक। धारा 80 के तहत विवाह की वह कानूनी समय सीमा क्या होगी जिसके भीतर जलने या शारीरिक चोट से महिला की मृत्यु होने या दहेज मृत्यु माना जा सकता है? तो वो आपके सेक्शन 80 में 7 विवाह के 7 वर्ष के भीतर ये माना जाएगा 80 के क्लोज 1 में। फिर धारा 80 के क्लोज 2 के तहत दहेज मृत्यु कायद होने के लिए न्यूनतम सजा क्या होगी? तो कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन उससे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है धारा 80 के क्लोज 2 के तहत। कौन सी धारा उस पुरुष को दंडित करती है जो धोखे से महिला को विश्वास दिलाता है कि वह उसके साथ वैध रूप से विवाहित है, उसके साथ सहवास करता है? तो धारा 81। 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा धारा 81 के तहत। द्विविवाह पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने से कौन सी धारा संबंधित है? सेक्शन 82। धारा 83 के तहत यह जानते हुए कि वैध विवाह स्थापित नहीं हो रहा है तो कपट पूर्वक विवाह की रस्मों को पूरा करने के लिए क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से 83 के अंतर्गत बताया गया है। फिर आपके आता है धारा 84 के तहत विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना और भगाने और निरुद्ध रखने के लिए क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा सेक्शन 84। बीएनएस की धारा कौन सी बीएनएस की कौन सी धारा किसी भी महिला के उसके पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता या के प्रति वशीभूत करने से दंडित करती है? तो ये आपके सेक्शन 85 के अंतर्गत बताएगा 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय सेक्शन 85। सेक्शन 85 के लिए कौन से क्रूरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? 86 में। धारा 87 के तहत किसी भी महिला को विवाह के लिए विवश करने और अवैध संभोग के लिए मजबूर करने के आशय से उसका व्यापारण अपहरण करने की क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना होगा 87। गर्भपात कारित करने के आदि के आशय से सेक्शन 88 से लेकर 92 तक आपके बता रखा है। धारा 88 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी गर्भवती महिला का स्वेच्छा से गर्भपात कारित करता है तो जो सद्भावपूर्वक उसकी जान से बचाने के लिए न किया गया हो तो क्या सजा होगी? इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अप टू 3 ईयर और फाइन बोथ। तो यहाँ पे किसी भी भांति कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माना और दोनों से होगा। यदि महिला सजीव गर्भ हो तो 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है सेक्शन 88। फिर आता है आपके 89 के तहत महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करने के लिए क्या सजा होगी? आजीवन कारावास किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना होगा सेक्शन 88।
फिर आता है सेक्शन 90 के तहत यदि गर्भपात कारित करने के आस से किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह कार्य उसकी सम्मति के बिना किया गया था तो दंड क्या होगा? तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की या जुर्माना दोनों से होगा, सेक्शन 90। फिर आता है धारा 91 के तहत बालक का जीवित पैदा होना या रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आस से कार्य करने पर क्या सजा होगी? किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, सेक्शन 91। फिर आता है आपके 92 के तहत आपराधिक मानव की कोटि में आने वाले कार्य द्वारा किसी भी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित होना दंडनीय है। किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना सेक्शन 92 के तहत लगाया जाएगा। फिर आता है बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय के बारे में, तो 93 से लेकर 99 तक। धारा 93 के तहत माता पिता संरक्षक द्वारा बालक के परित्याग और असुरक्षित छोड़ दिए जाने से दंडित करने के लिए बालक की अधिकतम आयु सीमा क्या होगी? तो 12 वर्ष से कम नहीं होगी। धारा 93 के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को असुरक्षित छोड़ने और परित्याग करने के आस से क्या सजा होगी? तो किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा, सेक्शन 93। मृत शिशु के शव के गुप्त निस्तारण द्वारा जन्म छिपाने को कौन सी धारा दंडित करती है? 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना और दोनों से दंडित, सेक्शन 94। नव संशोधित धारा 95 के तहत अपराध करने के लिए किसी बच्चे को भाड़े पर लेने और नियोजित करने और संलग्न करने की क्या सजा होगी? किसी भी भांति का कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना होगा 95। 18 वर्ष से कम आयु के बालक को लैंगिक उपभोग के लिए फुसलाने और विवश करने हेतु बालक का उपापन प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड को कौन सी धारा में दंडित किया गया है? तो 96 के अंतर्गत किया गया है। धारा 96 के तहत 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक को लैंगिक संभोग को फुसलाने और विवश करने के लिए बालक का उपापन करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपके 97 के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के शरीर से चोरी करने के आश से उसका व्यापरण और अपहरण करने की सजा क्या होगी? किसी भी भांति का जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 97 के तहत। अगर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे शरीर से चोरी करने के आश से उसका व्यापरण या अपहरण करने की सजा बताई गई है 97 में। फिर आता है आपके 99 में वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बच्चे 18 वर्ष से कम या बेचने और 98 या खरीदने 99 के अनिवार्य सजा क्या होगी? कठिन कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो 98 99 के तहत बताया गया है। फिर आपके आता है सेक्शन जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय के बारे में 100 से लेकर 146 तक आता है। इसमें आता है आपके सेक्शन 100 से लेकर 1013 तक जिसमें जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो बीएनएस की धारा 2023 के तहत कौन सी धारा आपराधिक मानववध को परिभाषित करती है? तो 100 के बारे में। आपराधिक मानववध कौन होगा? 100 के अंतर्गत। हत्या के अपराध को परिभाषित करती है 101। हत्या के लिए कौन परिभाषित करता है? 101। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध करने से संबंधित प्रावधान किस धारा के तहत बताया गया है? धारा 102 के तहत। धारा 103 के क्लोज 1 के तहत हत्या के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माना 103 के क्लोज 1 में बता रखा है। बीएनएस की धारा 2023 के तहत विशेष रूप से मॉक लिंचिंग, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा हत्या को दंडित करने वाला नया उपखंड कौन सा है? तो 103 क्लोज 2 के तहत मृत्युदंड आजीवन कारावास जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 104 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति जो आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी? मृत्युदंड और आजीवन कारावास, धारा 104। धारा 105 के तहत यदि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है तो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए अधिकतम सजा क्या होगी? आजीवन कारावास या किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना होगा 105 के तहत। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित बीएनएस धारा 2023 के तहत 106 के 2 अलग अलग भाग बताए गए हैं।
पहला भाग क्या होगा, 106 का क्लोज 1 में सामान्य उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, और दूसरा 106 का क्लोज 2 हिट एंड रन मामलों से संबंधित है, जहां अपराधी पुलिस अधिकारी के या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बिना घटनास्थल से भाग जाता है। 106 बीएनएस की धारा 106 के क्लोज 2 के तहत हिट एंड रन दुर्घटना कर भाग जाने के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 106 के क्लोज 2 के तहत होगा। धारा 106 के क्लोज 1 के तहत उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए पंजीकृत चिकित्सक व्यवसायी से भिन्न अधिकतम सजा क्या होगी? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से 106 के क्लोज 1 के तहत। 106 के क्लोज 1 के तहत यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सकीय प्रक्रिया के दौरान उपेक्षा से मृत्यु कारित करता है तो अधिकतम सजा क्या होगी? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना से दोनों से दंडित किया जाएगा। 106 की प्रोविजन के तहत किसी भी बालक या विकसित व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का कौन सी धारा दंडित करती है? 107 मृत्युदंड और आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास से जुर्माना से दंडनीय 107 के अंतर्गत बताया गया है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में सेक्शन 108 होता है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की कौन सी धारा बताई गई है? तो 108 108 में किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से दंडनीय 108 के अंतर्गत आत्महत्या का दुष्प्रेरण 108 में। 109 में हत्या करने के प्रयत्न के बारे में बता रखा है। हत्या करने के प्रयत्न 109 में किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से यदि किसी भी व्यक्ति को उपपत्ति कारित होती है तो आजीवन कारावास तक होगा। 109 के क्लोज 1 में। 109 के क्लोज 2 के तहत यदि आजीवन कारावास की सजा काटता कोई भी व्यक्ति के प्रयास के दौरान किसी को भी उपपत्ति कारित करता हो तो उसे दंडित किया जा सकता है मृत्युदंड से। सेक्शन 109 के क्लोज 2 के तहत संगठित अपराध आपके आता है 111 में। संगठित अपराध को 111 में बताया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111(2) के क्लोज 1 में यदि किसी भी संगठित अपराध की गतिविधि के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अनिवार्य दंड क्या होगा? मृत्युदंड या आजीवन कारावास से जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 111 के 2 के क्लोज 1 में बता रखा है। छोटे संगठित अपराध के बारे में आपके 112 में बता रखा है, जो चोरी, झपटमारी, धोखाधड़ी, टिकट पॉकेटिंग की कौन सी धारा? 112 के अंतर्गत बता रखा है। गिरोह द्वारा छोटे संगठित अपराध के बारे में 112 है। जो अब बात आती है कि आपके 1 से लेकर 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय सेक्शन 112 में। फिर आता है आतंकवादी का कृत्य सेक्शन 113। फिर आता है आपके 114 उपपत्ति की कैसे परिभाषित किया गया है? किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल कारित करना। सेक्शन 114। धारा 115 के क्लोज 1 के तहत स्वेच्छा साधारण उपपत्ति कारित करने के लिए अधिकतम सजा क्या होगी? किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना जो कि 10,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित होगा। 115 के क्लोज 1 में। घोर उपपत्ति को परिभाषित करने के लिए धारा 111 के तहत कितने खंड सूचीबद्ध किए गए हैं? तो 8 खंड बताए गए क से लेकर एक्स तक। बीएनएस की धारा 116 के ज के तहत घोर उपपत्ति गठित करने के लिए गंभीर शारीरिक पीड़ा का न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो 15 दिन होगा। ध्यान दें, आईपीसी में 320 के तहत 20 दिन का मापदंड एक बड़ा बदलाव था 116 एच के तहत। 117 के 2 के तहत स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए क्या सजा निर्धारित होगी? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 117 के क्लोज 2 के तहत होगा। धारा 117 के क्लोज 3 के तहत यदि स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता और सतत विकृतशील दशा उत्पन्न होती है तो क्या सजा मिलेगी? कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक कम नहीं होगा और उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 117 के क्लोज 3। धारा 118 के तहत खतरनाक आयुध और साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने की सजा बताई गई है कि किसी भी भांति कारावास जिसके 3 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना जो कि 20,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों 118 के अंतर्गत बता रखा है। धारा 118 के क्लोज 2 के तहत खतरनाक अधिकार हथियारों को उपयोग करके स्वेच्छाएं घोर उपपत्ति कारित करने का अधिकतम सजा क्या है? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने में 118 बता रखा है। संपत्ति उद्यापित करने और अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छाएं घोर उपपत्ति कारित करने को कौन सी धारा बता रखी है? 119। धारा 120 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति स्वीकृति उद्यापित करने या संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा
उपपत्ति कारित करता है तो क्या अपराध होगा? स्वीकृति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना धारा 120 के क्लोज 1 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने और घोर उपपत्ति कारित करने की कौन सी धारा दंडित करती है? सेक्शन 121। धारा 122 के तहत गंभीर और अचानक प्रकोपन उपपत्ति कारित करने की सजा क्या होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 1 महीना तक की हो सकती है, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 122 का क्लोज 1 में बता रखा है। अपराध करने के आस से विष या कोई भी नशीली वस्तु देने की कौन सी धारा दंडित की गई है? सेक्शन 123 में 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया। 123 में कोई भी विष या कोई भी नशीली वस्तु आप देते हो तो सेक्शन 123 के तहत आपको पनिशमेंट किया जाएगा। अगर आप तेजाब फेंक कर स्वेच्छा गौर उपपत्ति कारित करते हो, तेजाब हमला करते हो तो अनिवार्य सजा क्या होगी? सेक्शन 124 के क्लोज 1 के तहत जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए न्याय संगत उचित होना चाहिए। सेक्शन 124 से क्लोज 1 के तहत। फिर 124 के क्लोज 2 के तहत स्वेच्छा अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयास करने के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? किसी भी भांति का कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिससे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना होगा। 124 से क्लोज 2 के तहत। अम्ल अगर आप स्वेच्छा अम्ल फेंकते हो तो 124 के क्लोज 2 के अंतर्गत है, या फेंकने का प्रयास करते हो तो 124 क्लोज 2 में आपको ये बता रखा है। फिर दूसरों के जीवन और व्यक्ति की सेम संकटापन करने वाले कार्य को कौन सी धारा में बताया गया है? तो सेक्शन 125 में बता रखा है। सेक्शन 125 में 3 महीने तक के कारावास और 2,500 रुपए तक जुर्माने और दोनों से दंडनीय बताई गई। यदि उपपत्ति कारित होती है तो सेक्शन 125 बी के तहत 6 महीने तक की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। 125 के तहत अगर आप दूसरों के जीवन को व्यक्तिगत सेम संगठन करते हो तो सेक्शन 125 में होगा, ठीक है। और 125 बी में आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपके सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में 126 और 127 के बारे में, ठीक है। 339 और 340 के बारे में। चलिए, तो धारा 126 के क्लोज 1 में सदोष अवरोध को कैसे परिभाषित किया गया है? किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधित करना कि वह उस दिशा में जाने से रुक जाए जिसमें जाने का उसे अधिकार था। तो 126 के क्लोज 1 के तहत ये परिभाषा बताई गई है। फिर 126 के क्लोज 2 के तहत सदोष अवरोध करने के लिए क्या सजा बताई गई? सादा कारावास जिसकी अवधि 1 महीने तक हो सकेगी और जुर्माना 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों होगा। सेक्शन 126 के क्लोज 2 में यह बता रखा है। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 127 के तहत सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करना कि उससे निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोक दिया जाए। सेक्शन 127 के क्लोज 1 में। धारा 127 के क्लोज 2 के तहत सदोष परिरोध के लिए क्या दंड बताया गया है? किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। 127 के क्लोज 2 के तहत। फिर आता है आपके आपराधिक बल और हमले के विषय के बारे में सेक्शन 128 से लेकर 136 तक, चैप्टर नंबर 4। फोर्स के बारे में, यानी कौन सी धारा क्रमशः बल, फोर्स, आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स और एसॉल्ट के बारे में धाराओं को परिभाषित किया गया है। तो बल धारा 128 के तहत है, आपराधिक बल आपके 129 तक है और हमला आपके 130 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। बल आपके 128, आपराधिक बल 129 और हमला 130, ठीक है। गंभीर प्रकोपन के बिना आपराधिक बल के प्रयोग या हमला करने के लिए धारा 129 के तहत क्या सजा निर्धारित की गई है? तो किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 महीने तक हो सकेगी, जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से 131 के अंदर गंभीर प्रकोपन के बिना आपराधिक बल का प्रयोग और हमला करने के लिए सेक्शन 131। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग कौन सी धारा दंडित की गई है? सेक्शन 132, जो 2 वर्ष के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा पहने गए या ले जाए जा रहे सामान की चोरी करने का प्रयास, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर धारा 134 के तहत क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 134 के तहत। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर जो कि 137 से लेकर 146 तक, जो व्यापरण अपहरण के बारे में बात की गई है।
पॉइंट 5 था वो बेटा, चैप्टर नहीं है, पॉइंट 5 है। हाँ, उससे पहले पॉइंट 4 ही था। अच्छा, मैंने चैप्टर बोल दिया था। चलिए देखिए, धारा 137 के क्लॉज 1 के तहत व्यापरण की किन दो श्रेणियों में कौन सी है? भारत में से व्यापरण और विधिपूर्ण साक्षरता में से व्यापरण। सेक्शन 137 का क्लॉज 1। धारा 137 के क्लॉज 2 के तहत नाबालिगों के लिए विधिपूर्ण साक्षरता में से व्यापरण की एक समान आयु क्या होगी? तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, ध्यान दें आईपीसी में 361 के तहत पुरुषों के लिए 16 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम थी, जिसे अब बीएनएस के तहत एक समान रूप से कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया है। सेक्शन 137 का क्लॉज 2। ठीक है। धारा 138 के तहत अपहरण और व्यापरण 137। ठीक है। और 18 वर्ष सेम कर दिया है, चाहे बालक हो चाहे महिला हो। ठीक है। और पहले पुरुषों के लिए 16 थी और महिलाओं के लिए 18 थी। किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक विवश करके कपटपूर्वक साधनों द्वारा बहला कर किसी स्थान से ले जाने के लिए प्रेरित करना। सेक्शन 138। भीख मांगने के प्रयोजन से किसी भी बच्चे को 18 वर्ष से कम है तो विकलांग करने के लिए धारा 139 के क्लॉज 2 के तहत क्या अनिवार्य सजा होगी? आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा और जुर्माना होगा। 149 का क्लॉज 2। हत्या करने के आस से व्यापरण या व्यापरण करने के लिए धारा 140 के तहत क्या सजा होगी? कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना होगा। 140 के क्लॉज 1 के तहत। व्यक्ति का दुर्व्यापार के अपराध को कौन सी धारा के अंदर परिभाषित किया गया है? सेक्शन 143 के तहत। फिर आता है आपके सेक्शन 146। 146 के तहत विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर के लिए क्या सजा बता रखी है? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 146 में। फिर आपके आता है 189, 190, 191 और 194 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय के बारे में, जो चैप्टर आपका 11 था उसके बारे में। ठीक है। सेक्शन आपके 189 अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बता रखा है। 189(1) के क्लॉज 1 के तहत विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली का गठन करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? तो 5 व्यक्तियों का, अधिकतम 5 व्यक्ति, अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। सेक्शन 189 क्लॉज 1 के तहत। 189 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ए के तहत किन सार्वजनिक निकायों और अधिकारियों को आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित किए जाने से संरक्षण प्राप्त होता है? केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार, संसद, किसी भी राज्य के विधानमंडल अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने वाले किसी भी लोक सेवक को बताया गया है। सेक्शन 189 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। धारा 189 के क्लॉज 1 के तहत किसी भी जमाव को विधिवत बनाने के अन्य प्रमुख सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? तो किसी भी विधि या विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना, दृष्टि, आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना, या आपराधिक बल द्वारा संपत्ति पर कब्जा रखना या प्राप्त करना, या किसी भी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए मजबूर करना जिससे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बता रखी है बेटा। ठीक है। फिर आपके आता है, क्या कोई भी ऐसा जमाव जो एकत्रित होते समय विधि विरुद्ध नहीं था बाद में विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है? बिल्कुल हाँ। कोई भी जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था बाद में विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। सेक्शन 89 का क्लॉज 1 एक्सप्लेनेशन। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर धारा 189 क्लॉज 2 के तहत क्या सजा निर्धारित की गई है? किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 189 के क्लॉज 2 बता रखा है। यह जानते हुए कि विधि विरुद्ध जमाव किसी भी घातक हथियारों से लैस है, उसमें शामिल होने या बने रहने पर धारा 189 के क्लॉज 4 के तहत क्या सजा मिलेगी? तो किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 189 के क्लॉज 5 के तहत विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने, विधिपूर्ण आदेश के लिए किए जाने के बाद भी उसमें शामिल होने और बने रहने के लिए क्या सजा होगी? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 189 के क्लॉज 5। अब यहाँ पे आता है आपके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया अपराध। 190, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा उसके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई भी अपराध किया जाता है तो धारा 190 के तहत किसी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है वह उस अपराध का दोषी माना जाएगा। सेक्शन 190 के अंतर्गत आता है। 190 में आपराधिक दायित्व का कौन सा प्रमुख कानूनी सिद्धांत समाहित है? जॉइंट लाइबिलिटी, वाइकरियस लाइबिलिटी बेस्ड ऑन कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य के कॉमन ऑब्जेक्ट पर आधारित संयुक्त दायित्व और प्रतिनिधिक दायित्व, वाइकरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत 190 के अंतर्गत बता रखा है। फिर आता है आपके 191 राइटिंग बलवा के बारे में। 191 के तहत किसी भी विधि विरुद्ध जमाव को कब बलवा करना कहा जा सकता है? जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव को सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका माना जाएगा बलवा 191 ए के तहत। फिर आपके आता है 191 के क्लोज 2 के तहत बलवा करने के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? किसी भी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा 191 के क्लोज 2 में। धारा 191 के क्लोज 3 के तहत घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने की क्या सजा होगी? किसी भी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा 191 के क्लोज 3 में। फिर आता है दंगा करना। हाउ इज द ऑफेंस अफ्रे? 194 के क्लोज 1 में बता रखा है अफ्रे के बारे में। दंगा अफ्रे के अपराध को कैसे परिभाषित किया गया? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस से लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, 194 का 1 आता है। फिर आपके देखिए 194 के 1 के तहत दंगा कायद करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2 व्यक्ति होती है। 194 में दंगा बता रखा है। 194 के क्लोज 2 के तहत दंगा करने के लिए क्या सजा निर्धारित की गई? किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना जो 1000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा 194 के क्लोज 2 में बता रखा है। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 17 जहां ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में, विषय के बारे में, जो सेक्शन 303 से लेकर 334 तक आता है। ठीक है, ये आपकी एपीओ का लास्ट सिलेबस ऑफ जो सेक्शन है वो है बेटा। ठीक है, अब उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट पर आपके जो थेफ्ट और स्नैचिंग के बारे में बता रखा है, जो चोरी और झपटमारी के विषय के बारे में 303 से लेकर 307 तक आता है। सबसे पहले हम देखते हैं चोरी। 303 के क्लोज 1 के तहत चोरी में के अपराध को कैसे परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी भी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भी जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटकाता है तो उसे ये चोरी कहा जाएगा, चोरी करता है माना जाएगा। ठीक है, 303 के क्लोज 1 में चोरी है। 303 के क्लोज 2 के तहत साधारण चोरी के लिए क्या सजा होगी और दूसरी या उसके बाद की 2 सदी के लिए क्या विशिष्ट दंड है? साधारण चोरी के लिए 3 वर्ष तक का सजा, कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान बताया गया है और दूसरी या उसके बाद 2 सदी के लिए न्यूनतम 1 वर्ष और कठिन कारावास जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना से दोनों से दंडित किया जा सकता है। 303 के क्लोज 2 में बता रखा है। धारा 303 स्पष्टीकरण 1 के अनुसार भूमि से जकड़ी हुई कोई भी वस्तु चोरी की विषय वस्तु बनने के योग्य कब हो जाती है? जैसे ही उसे भूमि से पृथक किया जाता है वह चोरी का विषय बनने के योग्य हो जाती है। 303 एक्सप्लेनेशन 1 में बता रखा है। धारा 303 के तहत यदि एक बेईमानी से ले जाने के आशय से जेड की भूमि पर एक पेड़ काटता है तो किस क्षण चोरी का अपराध पूरा हो जाता है? जैसे ही ए ने पेड़ को पृथ्वी से पृथक कर भूमि से पृथक कर दिया वैसे ही चोरी का अपराध पूरा हो जाता है। ये आपके 303 के इलिस्ट्रेशन ए से पूछा गया है बेटा। धारा 304 के क्लोज ए के तहत जोड़े गए झपटमारी स्नेचिंग के विशिष्ट अपराध को क्या गठित करती है? चोरी तब झपटमारी कहलाती है जब अपराधी चोरी करने के लिए अचानक या शीघ्रता से बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से या उसके कब्जे से कोई भी जंगम संपत्ति छीन या ले लेता है तो उसे झपटमारी 304 का क्लोज 1 कहेंगे। फिर 304 के क्लोज 2 के तहत झपटमारी के अपराध के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? किसी भी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 304 के क्लोज 2 के तहत बताया गया है। फिर आपके आता है कि कौन सी धारा निवास गृह, परिवहन के साधन और पूजा स्थल आदि में चोरी करने के लिए दंडित करती है?
इसके लिए क्या प्रावधान है? किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। वो 305 के अंतर्गत बताया गया है कि निवास गृह में या परिवहन के साधन में आपको पूजा स्थल में चोरी करने के लिए दंडित 305 आता है। धारा 306 के तहत लिपिक या सेवक द्वारा अपने स्वामी के कब्जे वाली संपत्ति को चोरी करने पर क्या सजा बताई गई है? किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के रूप में बताया गया 306 के तहत। फिर आपका आता है चोरी करने के लिए मृत्यु या उपपत्ति अवरोध कारित करने के लिए तैयारी करने के पश्चात चोरी करने पर धारा 307 के तहत क्या सजा होगी? कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना बताया जाए 307 में। फिर आपके उद्यापन के विषय के बारे में 308 के बारे में बता रखा है कि जो भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सती के भय से साहस से डालना या तब द्वारा उससे कोई भी संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना 308 के क्लोज 1 में बता रखा है। 308 के क्लोज 2 के तहत साधारण उद्यापन के लिए क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा 308 के क्लोज 2 के तहत। यदि ये धमकी देता है कि वह जेड के खिलाफ मान हानिकारक लेख प्रकाशित कर देगा, तब जेड उसे एक प्रोमिसरी नोट पर हस्ताक्षर करके नहीं दे देता है, तो ए ने कौन सा अपराध कारित किया है? तो ए ने 308 के तहत उद्यापन का अपराध कारित किया है इलिसिटेशन की। फिर आता है आपके लूट और डकैती के बारे में 309 से लेकर 313 तक। धारा 309 एक के तहत लूट को किन 2 अपराधों में से किसी एक से परिवर्तन करना पड़ता है? सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है, तो इनमें परिवर्तन करना होगा 309 के क्लोज 1 के तहत। फिर धारा 309 के क्लोज 2 के तहत चोरी कब लूट बन जाती है? यदि चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी की संपत्ति ले जाने के लिए अपराधी स्वेच्छा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करता है या करने का प्रयत्न करता है, यानी या उसका तत्काल भय उत्पन्न करता है, तो सेक्शन 309 के क्लोज 2 के तहत यह माना जाएगा कि उसने चोरी कब लूट बन जाती है इसके तहत अपराध कारित किया है। धारा 309 के क्लोज 5 के तहत लूट के लिए अधिकतम सजा क्या होगी? यदि वह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर कोई भी किया जाए, इसमें क्या बदलाव आता है? साधारण लूट के लिए 10 वर्ष तक का कठिन कारावास जुर्माने का प्रावधान है। यदि वह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाए तो कठिन कारावास की अवधि 14 वर्ष तक हो सकेगी, जो कि 309 के क्लोज 5 में बता रखा है। फिर आता है 310 के अंतर्गत डकैती को कैसे परिभाषित किया गया है? डकैती को आपके जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो यह माना जाएगा डकैती 310 के क्लोज 1 के तहत। धारा 310 के क्लोज 2 के तहत डकैती करने के लिए क्या सजा बताई गई है? आजीवन कारावास और कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 310 के क्लोज 2 के अंतर्गत बता रखा है। धारा 311 के तहत मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करने का अनिवार्य न्यूनतम सजा क्या होगी? कठिन कारावास जो कि 7 वर्ष से कम का नहीं होगा 311। घातक हथियार से लेस होकर लूट या डकैती करने के प्रयत्न को कौन सी धारा दंडित करती है? इसके लिए न्यूनतम अवधि क्या होगी? धारा 312 के कठिन कारावास जो धारा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा से दंडनीय होगा 312 के तहत। धारा 313 के तहत डकैती की टोली का सदस्य होने के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? तो कठिन कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा 313 के तहत। डकैती की टोली 313 के अंतर्गत बता रखा है। फिर आता है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय के बारे में 314 और 315 के होता है। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना 314। जो कोई भी किसी भी जंगम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या उसे अपने उपयोग के लिए सपरिवर्तित कर लेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा 314। धारा 314 के स्पष्टीकरण 2 के तहत क्या कोई भी संपत्ति पाने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाता है यदि वह स्वामी को खोजने का प्रयास किए बिना उसे तुरंत रख लेता है? हाँ, यदि वह उचित समय तक प्रतीक्षा किए बिना स्वामी को खोजने के लिए उचित कदम उठाए बिना उसे अपने उपयोग में सपरिवर्तित कर लेता है, तो सेक्शन 314 के स्पष्टीकरण एक्सटेंशन 2 के तहत। मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे वाली संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करने पर धारा 315 के तहत क्या सजा होगी? किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना, और अपराधी स्वामी का लिपिक या सेवक था तो यह 7 वर्ष तक हो सकेगा 315। फिर आपराधिक न्यास भंग में आपका आता है सेक्शन नंबर 316।
316 ए के तहत आपराधिक न्यासबंद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कोई संपत्ति सौंपी जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है और उसे अपने उपयोग में परिवर्तित करता है, या विधि के किसी भी निर्देश या कानूनी संविधा के उल्लंघन में कोई भी बेईमानी से उसका उपयोग या व्ययन करता है, तो 316 का क्लोज 1 आएगा। धारा 316 के क्लोज 2 के तहत साधारण आपराधिक न्यासभंग के लिए क्या सजा होगी? तो किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, 316 का क्लोज 2। यदि किसी भी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, एजेंट द्वारा आपराधिक और न्यासभंग किया जाता है, तो धारा 316 क्लोज 5 के तहत अधिकतम सजा क्या होगी? आजीवन कारावास, किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय के बारे में सेक्शन 317, धारा 317 के तहत चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी को कैसे परिभाषित किया गया है? वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी, उद्यापन या लूट द्वारा अंतित किया गया है, जिसका आपराधिक या दुर्विनियोग आपराधिक न्यासभंग किया गया, तो 317 के तहत। चुराई हुई संपत्ति का आदतन व्यापार करने का धारा 317 के क्लोज 3 के तहत बताया गया है। क्या सजा निर्धारित की जाएगी? आजीवन कारावास या किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित होगा, 317 के क्लोज 3 के तहत। धारा 318 और 319 के तहत छल के विषय के बारे में क्या है? धारा 318 के तहत छल और अपराध को गठित करना, किसी भी व्यक्ति को प्रवंचित करना या तद द्वारा उसे कोई भी संपत्ति सौंपने या ऐसा कार्य करने का लोभ करने के कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना जिससे शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को क्षति पहुंचाती हो, तो 318 के तहत दंडित किया जाएगा। छल करके किसी को बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करने पर धारा 318 का क्लोज 4 के तहत क्या सजा मिलेगी? तो किसी भी भांति के करार जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, 318 के क्लोज 4 के तहत। 319 के तहत प्रतिरूपण का छल को कैसे परिभाषित किया गया है? यह व्यपदेशन करके कि कोई भी अन्य व्यक्ति है, यह जानते हुए कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करके छल करना होता, तो 319 के क्लोज 1 में बता रखा है। फिर आता है 319 क्लोज 2 के तहत प्रतिरूपण द्वारा छल का क्या दंड दिया गया है? किसी भी भांति करार जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया गया, 319 क्लोज 2 के तहत। कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययों के विषय के बारे में तो 320 से लेकर 330 तक आता है कि लेनदारों के बीच में वितरण को रोकने के लिए बेईमानी या कपट पूर्वक संपत्ति को हटाने या छिपाने पर धारा 320 के तहत क्या सजा होगी? किसी भी भांति का करार जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकेगा। फिर प्रतिफल के संबंध में झूठा कथन रखने वाले हस्तांतरण विलेख को कपट पूर्वक निष्पादित करने को कौन सी धारा दंडित करती है? 322, 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, 322 में। फिर आता है मिसचिफ, 324 से लेकर 328 तक। पब्लिक को या किसी भी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान पहुंचाने के आस से, ये जानते हुए जिससे उससे वे कार्य होना संभव है कि संपत्ति को नष्ट करके उसके मूल्य को कम कर दिया, हास करके कोई भी कार्य करना है, तो 324 क्लोज 1 के तहत उसने मिसचिफ कारित की है। 324 क्लोज 4 के तहत यदि रिश्ती द्वारा 20,000 रुपए या उससे अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो क्या सजा होगी? किसी भी बात कराओ जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, 334 के क्लोज 4 के तहत। 325 के तहत किसी भी जीव जंतु को वध करने या विष देने या विकलांग करने के रिश्ती करने के लिए क्या सजा होगी? किसी भी बात कराओ जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना से दोनों से दंडित किया जाएगा, 325। फिर आता है 326 क्लोज 2 के तहत ग्रह पूजा स्थल को नष्ट करने या उससे आस से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिश्ती करने का क्या सजा होगी? आजीवन कारावास या किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा, 326 के क्लोज 2 के तहत। फिर आता है रेलवे या विमान को नष्ट करने या उसे असुरक्षित बनाने के आस से रिश्ती करने को कौन सी धारा दंडित करती है कि इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? धारा 327 के तहत आजीवन कारावास, किसी भी भांति कारावास 10 वर्ष तक या जुर्माने से दंडनीय होगा, 327। फिर आपके आता है आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार के बारे में 329 से लेकर 334 के बारे में, ठीक है। 329 क्लोज 1 में आपराधिक अत्याचार को कैसे परिभाषित किया गया है? तो किसी भी अपराध को करने के आस से किसी भी व्यक्ति को अभित्रासित, अपमानित या शुद्ध करने के आस से दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में प्रवेश करना 329 एक आपराधिक अत्याचार माना जाएगा, ठीक है। 329 क्लोज 2 के तहत गृह अत्याचार, हाउस ट्रेसपास कैसे परिभाषित होगा? तो मानव निवास के रूप में या उपासना स्थल के रूप में
उपयोग में किए जाने वाले किसी भी भवन, तंबू, जलयान में प्रवेश करके बने रहकर अपराध करता है, यह माना जाएगा। 329 के क्लोज 2 में फिर आता है आपके 329 क्लोज 3 के तहत साधारण आपराधिक अतिचार की क्या सजा होगी? तो किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 महीने तक की हो सकेगी, जुर्माना को 5,000 रुपए तक हो सकेगा। दोनों से 329 क्लोज 3 के तहत बताया गया है। प्रच्छन्न गृह अत्याचार लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है? 330 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति से अपने गृह अत्याचार को छिपाने के पूर्व सावधानी बरत कर गृह अत्याचार करने जिसे अत्याचारी को बाहर रखने का अधिकार होता है। 330 के क्लोज 1 में बता रखा है। फिर गृह वेदन का अपराध घटित करने के लिए 330 के क्लोज 2 के तहत प्रवेश के कितने विशिष्ट तरीके को सूचीबद्ध किया गया है? 6 तरीके को बताया गया जो कि ए से लेकर अब तक बताया गया। 330 के क्लोज 2 में 6 तरीके बता रखे हैं। 331 के तहत साधारण प्रच्छन्न गृह अत्याचार गृह वेदन के लिए क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सके, जुर्माने से 331 के क्लोज 1 में। 331 के क्लोज 4 के तहत चोरी करने के उद्देश्य से रात्रि में प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन करने के लिए अधिकतम सजा क्या होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 331 के क्लोज 4 में। मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करने और उद्देश्य से गृह अत्याचार करने पर 332 के क्लोज 1 के तहत क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना होगा 332 क्लोज 2 के तहत। फिर आता है उपपत्ति हमला सदोष अवरोध कारित करने के लिए तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार करने के लिए 333 के तहत क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना भी होगा 333 में। जो उपपत्ति हमला और सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के बाद में आप गृह अत्याचार करते हो, ठीक है। फिर आपके आता है यहाँ पर बेईमानी से दृष्टि करने के लिए संपत्ति रखने वाले किसी भी बंद पात्र को तोड़कर खोलने के लिए धारा 334 ए के तहत क्या सजा होगी? किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। 334 के तहत 334 क्लोज 1 के तहत, ठीक है। तो ये था बेटा आपके एपीओ का सिलेबस। एपीओ के सिलेबस के अनुसार हमने जो कि सेक्शन 1 से लेकर 3 तक, फिर 14 से लेकर 44 तक, उसके बाद में 63 से लेकर 90 तक, 99 तक, फिर 100 से लेकर 146 तक, फिर 189, फिर 190, 191 और फिर 192, 193, 194 यहाँ तक हमने कवर किया। अच्छा, ये दोनों नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने 303 से लेकर 334 तक हमने कवर किया, ठीक है। तो जो आपके बीएनएस में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन में आपके जो एग्जाम में आने वाले सिलेबस है प्री एग्जाम में, वो सारे सेक्शन हमने अभी यहाँ पर आप वन लाइनर में कवर कर लिए। और इसमें मैंने क्या क्या चीजें छोड़ी है? एक तो केस लॉ छोड़े और इसके जो आपके इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, हालांकि 2-3 मैंने यहाँ पर लिए भी हैं, लेकिन अब इनको मैं सेपरेटली आपको एक पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाएगा आपके सेपरेट उधर से हो जाएगा और ये आपके सेपरेट सेक्शन वाइज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी अभी तक पढ़ा है इसको 1 से 2 बार सेशन को जरूर वापस देखेगा, ठीक है, तो ताकि क्या आपका सेक्शन कंटेस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद बेटा। नया सेक्शन नया चैप्टर आपके BNSS में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए।